हेलो एंड वेलकम टू। देखते हैं, अब तक हमने 81 क्वेश्चन को देख लिया है और जो भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है और उम्मीद है आप लोग को बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हमें समझना होगा ताकि हम आंसर पर पहुंच पाए। ये भी यूपीपीएससी 2015 के क्वेश्चन है। अब देखो, डीसी मोटर में भार बढ़ने पर घूर्णन गति, यानी कि डीसी मोटर में लोड बढ़ेगा तो इसका जो मोशन होगा, रोटेशन मोशन, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं एक डीसी मोटर में फार्मूला होती है EB बराबर NP/Z∅/60A। ये फार्मूला होती है। इसमें क्या होती है, Z∅/60A हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक ना, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। तो EG, यदि ये जनरेटर में पढ़ेंगे तो जनरेटेड EMF हो जाता है। मोटर के केस में ये बैक EMF रहता है, लेकिन हम मोटर पढ़ रहे हैं तो बैक EMF देखेंगे। ठीक ना, और EB, यही सेम फार्मूला जनरेटेड EMF हो जाता है कब, जब हम जनरेटर चैप्टर को पढ़ते हैं तो EB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और फाई, यानी कि जो EMF है किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पीड पे और फ्लक्स पे। स्पीड फ्लक्स को यदि कोई छेड़छाड़ ना किया जाए तो हमारा EMF क्या रहेगा, नियत रहेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, भार बढ़ने पर, लोड बढ़ने का मतलब है लोड करंट का इंक्रीज होना। अगर मान लो लोड बढ़ रहा है तो उसमें जाने वाली करंट भी बढ़ेगा, तो उसे डेट इज लोड करंट बोलेंगे। लोड करंट बढ़ने से फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जहाँ करंट होती है वहाँ फ्लक्स होता है। यदि करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स का मान भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। फ्लक्स का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक ना, तो अब देखो फ्लक्स, तो स्पीड पूछा है ना, तो यहाँ से स्पीड क्या निकालोगे, N बराबर क्या हो जाएगा, EB/φ। यदि फ्लक्स बढ़ रहा है लोड करंट की वजह से तो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और ये फार्मूला तो आपको रटा हुआ है। स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। ये हुआ ए। अब इसको और डिस्क्राइब करें ना, तो फाई जो होती है ना, फाई वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई की होती है। तो N क्या हो जाएगा, 1/IA, यानी कि N वर्सेज IA के बीच में अगर हम लोग ग्राफ देखें, N वर्सेज IA के बीच में ग्राफ देखें तो एक ग्राफ मिलता है N और IA, ऐसा कुछ ग्राफ मिलता है। मतलब देखो, करंट मिनिमम है, ठीक ना, तो फ्लक्स क्या है, करंट मिनिमम है तो स्पीड मैक्सिमम है। देखो करंट यहाँ मिनिमम है ना, तो स्पीड, करंट इतना ही बढ़ा है तो स्पीड कितना बढ़ा है, यहाँ तक बढ़ा हुआ है। ठीक ना, यदि हम करंट को बढ़ाते जाए, करंट मैक्सिमम किए तो फ्लक्स हमारा क्या हो गया, मिनिमम हो गया, यानी कि एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फाई जो IA के प्रोपोर्शनली होती है। एक चीज़ रट लो, फ्लक्स जहाँ करंट होता है, जहाँ होगा करंट वहीं होगा फ्लक्स। ठीक ना, तो एक ये जो ग्राफ है इसे क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब देखो ये जो ग्राफ है ना, एक सेकंड देखना आप बहुत अच्छे से। ये जो ग्राफ है ना, ये हो गया, एक ग्राफ किसका ग्राफ है, N वर्सेज I का, सीरीज मोटर का। किसका है, सीरीज मोटर का। किसका ग्राफ है ये, सीरीज मोटर का। और सीरीज मोटर क्या होता है, सीरीज मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, सीरीज मोटर में क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। और सीरीज मोटर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ हाई स्टार्टिंग टार्क को ट्रेन करें,
इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। रेजिस्टेंस कम होता है तो एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। किस फार्मूले से, R1/A के फार्मूले से, ठीक ना, R1/A के फार्मूले में। और जो कुछ याद आए अपने आप भी रिकॉल कर सकते हो, जो भी पॉइंट याद आए, ठीक है। उम्मीद है ए आया होगा। EN इनवर्सली प्रोपोर्शन टू 1/5। लोड करंट बढ़ने से फ्लक्स का मान बढ़ गया, जिसकी वजह से स्पीड क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक चीज़ क्या, जहाँ करंट वहाँ फ्लक्स, लोड करंट बढ़ा, इसके वजह से फ्लक्स भी बढ़ा, ठीक ना। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। उम्मीद है समझ आया होगा। जो भी क्वेश्चन होगा ऐसे ही डिस्क्राइब करके मैं कोशिश किया जाएगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को एक क्वेश्चन की सहायता से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। देखते हैं आगे। 3 पॉइंट स्टार्टर में, 3 पॉइंट स्टार्टर जो डीसी मशीन है उसमें एक 3 पॉइंट स्टार्टर में आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा प्रतिरोध किससे बना होता है। आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा प्रतिरोध किससे बना होता है, तो यूरिका से बना होता है। किससे बना होता है, यूरिका से बना होता है। यूरिका से बना होता है, ठीक ना। एल्यूमिनियम बताओ, एल्यूमिनियम ACSR, जिसमें एल्यूमिनियम और स्टील का कंपोजिट होती है। एल्यूमिनियम और स्टील का क्या होता है, मिश्रण होता है। पावर सिस्टम में यूज करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स, ठीक ना। ये पावर सिस्टम में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन कॉपर से क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। ऐसे ही यूरेनियम किसमें यूज होता है, कॉपर की कंडक्टिविटी कैसी होती है, बड़ी। कार्बन ब्रशों में किसका यूज करते हैं, ऐसे हर चीज़ को आपको रिकॉल करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक डीसी मशीन की, ठीक ना, क्या है, ये डीसी मशीन की दक्षता, इफिशियंसी किस केस में अधिकतम होगी। देखो, डीसी मशीन या ट्रांसफार्मर या कोई भी मशीन हो, इफिशियंसी, एक चीज़ जान जाओ, कोई भी मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर चाहे कुछ भी, जो इफिशियंसी होती है ना, इफिशियंसी मैक्सिमम जब ही होगी जब कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के इक्वल हो जाए। कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के इक्वल हो जाए तभी हमारा इफिशियंसी मैक्सिमम प्राप्त होती है। कांस्टेंट लॉस, या इसी को कहते हैं आयरन लॉस, वेरिएबल लॉस के इक्वल हो जाए, ठीक ना। तो क्या है, लॉग हर्ट्ज। देखो, फ्रिक्शन का तो इसमें नामो निशान नहीं है मैक्सिमम एफिशिएंसी में। चल हानि मतलब वेरिएबल लॉस, स्थिर हानि मतलब कांस्टेंट लॉस के इक्वल हो, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा, ठीक ना। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें देखनी है कि किस कंडीशन में हमारा इफिशियंसी मैक्सिमम होता है, जब कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस के इक्वल हो जाए। कांस्टेंट लॉस को ही क्या कहते हैं, आयरन लॉस कहते हैं, और वेरिएबल लॉस को आई स्क्वायर और लॉस भी कहते हैं, ठीक ना। आई स्क्वायर और लॉस भी कहते हैं, ठीक ना। ये बाइंडिंग में होने वाले लॉस होती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। देख लेना, कुछ अगर जो प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो उससे समझ जाना, बराबर हो। हिंदी में मिल सकता है थोड़ा बहुत, इंग्लिश में तो सेम रहेगा। ये भी यूपीपीसीएल में क्वेश्चन आया है, यूपीपीसीएल के, ठीक ना। आगे देखते हैं 84। इन एसी सीरीज मोटर आर्मेचर कॉइल आर यूजुअली कनेक्टेड थ्रू। आर्मेचर कॉइल किससे जुड़े हो रहते हैं, तो किससे जुड़े रहते हैं, यूपी RVUNL में 2015 का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस से जुड़े रहते हैं। कौन, आर्मेचर कॉइल जो होती है कम्यूटेटर के थ्रू रेजिस्टेंस से किससे जुड़े होते हैं, एसी सीरीज मोटर, ठीक ना। एसी सीरीज मोटर को देखो, एसी सीरीज मोटर को ना यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं। ये भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। इसे यूनिवर्सल मोटर भी बोलते हैं, यूनिवर्सल
मोटर भी बोलते हैं, एसी सीरीज मोटर को। इन्वर्टर मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी बताएंगे, ठीक ना, कि इन्वर्टर मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है, आगे क्वेश्चन आएगा। इंडक्टर क्या होता है बताओ, कैपेसिटर क्या होता है, सॉलिड कंटेंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस भी इसमें होती है, एक इंडक्टिव कैपेसिटेंस होती है, इसको भी बताना। अगर जो नहीं पता होगा तो बताना, मैं डिस्क्राइब कर दूंगा अगले वीडियो में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द, इसका आंसर लगाया नहीं, हाँ रेजिस्टेंस। विच ऑफ द, इसका हाँ 85। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स इज यूज्ड फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए कौन सा मोटर यूज करते हैं, तो शंट मोटर, शंट मोटर, शंट मोटर। अब बताओ सीरीज मोटर का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टार्क होती है, हाई स्टार्टिंग टार्क होती है, वहाँ पर किस किस मोटर का यूज करते हैं, सीरीज मोटर का, सीरीज मोटर का। जैसे ट्रेन, क्रेन, इस तरह के मोटर में हाई स्टार्टिंग टार्क की ज़रूरत होता है। तो सीरीज मोटर में का रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, रेजिस्टेंस कम यानी कि एरिया ज़्यादा होता है, ठीक ना। शंट मोटर, शंट मोटर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। शंट मोटर को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। इसका क्या होता है बताओ, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो एरिया क्या होता है, कम होता है। कांस्टेंट स्पीड मोटर या कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं इसे, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं, कांस्टेंट फ्लक्स मोटर भी बोलते हैं। इंडक्शन मोटर बताओ क्या होती है, बताओ इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर किस लिए यूज होती है, क्या इसमें सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं, इसका बताना है आपको, आइदर सीरीज या शंट। तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप में कौन सा मोटर यूज होता है बताओ, सेंट्रीफ्यूगल पंप में शंट मोटर यूज होता है, ठीक ना, शंट मोटर यूज होता है। तो शंट मोटर, शंट मोटर में तो मैंने कुछ यहाँ भी डिस्क्राइब किया, अब बताता हूँ शंट मोटर में कौन कौन से मोटर अपन यूज कर भी सकते हैं। तो पहला तो सेंट्रीफ्यूगल पंप है शंट मोटर में, शंट मोटर में पहला सेंट्रीफ्यूगल पंप को पंप यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप शंट मोटर। पहला लेथ मशीन, उसके बाद लेथ मशीन में भी शंट मोटर का यूज कर सकते हैं, मशीन टूल्स में शंट मोटर का यूज कर सकते हैं, मशीन टूल्स में भी शंट मोटर का यूज कर सकते हैं, और ब्लोअर एंड फैन में भी, ब्लोअर एंड फैन में भी शंट मोटर का यूज कर सकते हैं, ब्लोअर एंड फैन में भी शंट मोटर का यूज कर सकते हैं। तो शंट मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है या कांस्टेंट फ्लक्स मोटर कहते हैं। इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो एरिया कम होता है, यानी कि मोर नंबर ऑफ टर्न यूज करते हैं, ठीक ना, मोर नंबर ऑफ टर्न, ठीक ना, थिन टर्न और मोर नंबर ऑफ, थिन टर्न मोर नंबर ऑफ टर्न यूज करते हैं। सेंटर, इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज करते हैं, लेथ मशीन, मशीन टूल्स, ब्लोअर एंड फैन में यूज करते हैं शंट मोटर को, ठीक ना। उम्मीद है समझ आ रहा होगा, अच्छे से एक दूसरे से रिलेट करना है, जितनी बार मल्टीपल टाइम पढ़ेंगे वो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा, फीड होता रहेगा। अगला देखते हैं, ए डीसी मोटर इज प्रीफर, डीसी मोटर का प्रीफर ओवर एसी मोटर ड्यू टू, डीसी मोटर के अपेक्षा नहीं, डीसी मोटर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है किसके कंपेयर में, एसी मोटर के कंपेयर में डीसी मोटर का ज़्यादा क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। बताओ किसके लिए, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए, वेरिएबल स्पीड ऑपरेशन के लिए। कैसे, देखो एसी, मान लो एसी केस में एसी सीरीज मोटर है ना, उसका हम ज़्यादा स्पीड को हम अप डाउन मतलब वेरिएबल नहीं कर सकते हैं एज कंपेयर टू डीसी। जबकि डीसी सीरीज मोटर है ना, इसका जो कि डीसी सीरीज मोटर जो कि ट्रेन क्रेन में यूज होता है, डीसी में ट्रेन क्रेन में यूज होता है, वो वेरिएबल स्पीड पाने में काफ़ी सक्षम होता है, काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वेरिएबल स्पीड मोटर हो जाएगा। वेरिएबल स्पीड मोटर डीसी मोटर को इसीलिए प्रेफर किया जाता है एसी मोटर के अपेक्षा, ठीक ना। तो
ये हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं। अब देखो सीरीज मोटर आया ना, ठीक, सीरीज मोटर आया ना, तो अब देखो अब मैं यहाँ नहीं लिखवाऊंगा ना, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया सीरीज मोटर किस लिए यूज होता है। फिर भी चाहो तो बता देना, बार बार लिखवा सकता हूँ। सीरीज मोटर का रेजिस्टेंस कम होता है तो एरिया क्या होता है, ज़्यादा होता है। एरिया ज़्यादा का मतलब ठीक टर्न स्मॉल नंबर ऑफ टर्न हो जाएंगे, ठीक ना। हाई स्टार्टिंग टार्क होता है, ठीक ना, हाई स्टार्टिंग टार्क होता है। इसमें जो स्पीड और फ्लक्स का जो ग्राफ होता है एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5 होता है। फ्लक्स के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, बताओ, नहीं, व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन मतलब आप लोग रिकॉल करना और अच्छे से ताकि समझ आएगा। तो वेरिएबल स्पीड अच्छा होता है डीसी मोटर का, ठीक है। विच मोटर यूज्ड फॉर पंचिंग मशीन इज सब्जेक्ट टू, बताओ, पंचिंग मशीन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोटर दिया जाता है, बताओ कौन सा मोटर पंचिंग मशीन में यूज किया जाता है, कब, इंटरमिटेंट लोड के लिए, अनिरंतर लोड के लिए दिया जाता है। किसके लिए, अनिरंतर लोड के लिए दिया जाता है। और पंचिंग मशीन जो है ना, पंचिंग मशीन, रुक जाओ यार इसे, और पंचिंग मशीन, पंचिंग मशीन में क्या होता है बताओ, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है पंचिंग मशीन। पंचिंग मशीन में किस मोटर के लिए यूज किया जाता है, इंटरमिटेंट लोड के लिए पंचिंग मशीन में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो अगला, इफ द कंडीशन ऑफ डीसी मोटर आर इस्टेब्लिश द इफिशियंसी ऑफ द मोटर विल बी, मोटर की अवस्था को बरकरार किया जाए तो मोटर की दक्षता कितनी होती है, 50% होती है। तो लेकिन 50% के अलावा सब 50 से ऊपर है, तो इसीलिए लेस देन 50% से कम होती है मोटर की इफिशियंसी। यदि इफ कंडीशन ऑफ मोटर इस्टेब्लिश किया जाता है ना, तो उसकी इफिशियंसी कितनी हो चाहिए, 50 के अराउंड होनी चाहिए, ठीक है। ए फेस प्लेट स्टार्टर इज यूज टू स्टार्ट, फेस प्लेट भी एक स्टार्टर है, यूज टू स्टार्ट। देखो इसका ऑप्शन हो जाएगा डीसी सीरीज मोटर। अब आप कहोगे 2 पॉइंट स्टार्टर। अब देखो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होती है ना, वो डीसी सीरीज मोटर के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए। और डीसी सीरीज मोटर के साथ साथ फेस प्लेट स्टार्टर भी डीसी मोटर के लिए यूज किया जाता है। फेस प्लेट स्टार्टर भी डीसी मोटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। 3 पॉइंट स्टार्टर, देखो 3 पॉइंट स्टार्टर शंट और कंपाउंड के लिए, शंट एंड कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक ना। 4 पॉइंट स्टार्टर जो होती है कंपाउंड एंड शंट मोटर के लिए यूज किया जाता है, कंपाउंड एंड शंट मोटर के लिए। अब क्या है, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर में शंट और कंपाउंड दोनों है, शंट और कंपाउंड दोनों है, तो मेनली शंट, यदि ऑप्शन में नहीं है तो मेनली शंट के लिए। 4 पॉइंट में मेनली कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। तो 2 पॉइंट स्टार्टर जो होती है उसके साथ साथ एक फेस प्लेट स्टार्टर होती है, वो भी डीसी सीरीज मोटर के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है, डीसी सीरीज मोटर, ठीक ना। इन्वर्टर मोटर को एसी सीरीज मोटर बोलते हैं, एसी सीरीज मोटर बोलते हैं, इन्वर्टर मोटर को एसी सीरीज मोटर बोलते हैं। और इन्वर्टर मोटर का यूज कहाँ कहते हैं, सिलाई मशीन में। कौन सा मोटर लगता है बताओ, सिलाई मशीन में इन्वर्टर मोटर रहता है। और वैक्यूम क्लीनर में भी क्या रहता है, इन्वर्टर मोटर रहता है। और मिक्सर मिक्सर ग्राइंडर, जो अपना मिक्सर रहती है ना,
उसमें भी क्या रहता है, इन्वर्टर मोटर का यूज होता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा, एक बार और इसको देखोगे वीडियो समझ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। ऑल मोटर्स बेसिकली ऑपरेट आइदर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिपल्सन। जो सभी मोटरें होती है ना, एक तो रिपल्सन के सिद्धांत पर क्या करती है, रिपल्सन के अलावा किस पे करती है, इंडक्टेंस पर। इसका दूसरा नाम किस पे कार्य करती है, इंडक्टेंस पर कार्य करती है। इंडक्टेंस पर रिपल्सन के साथ साथ जो मोटर होती है, रिपल्सन के साथ या इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर कार्य करती है। इंडक्टेंस के प्रिंसिपल पर क्या करती है, कार्य करती है। ठीक, इसका बताओ कब कंडक्टिविटी का यूनिट बताना, कैपेसिटेंस का बताना, रेजिस्टेंस का बताना, इंडक्टेंस का बताना। एकदम ये बेसिक है, आपको बताना है। ठीक ना, अब चलते हैं, बस मैं बता दे रहा हूँ सिंबल इसका। कंडक्टिविटी G बराबर 1/R, इसका यूनिट बताओ। अब तो बता दोगे, C से, E से, R से डिनोट करते हैं, इंडक्टेंस को L से। बताओ। अब तुम रेजिस्टेंस का यूनिट जानोगे तो इसका बता दोगे और इसका बता दोगे, कैपेसिटेंस के जानोगे तो इसका, फिर इसका। ठीक ना, अब इसी से रिलेटेड करते हैं, तो इंडक्टिव रिएक्शन, इंडक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक ना, ये रिलेट करने पर क्या होती है, चीजें आसान लगती है। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीसी मोटर व्हेन द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीज। अब देखो, वही फर्स्ट वाले क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन क्या, लैंग्वेज केवल बदला है भाई, और कुछ नहीं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, डीसी मोटर व्हेन द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज, डीसी मोटर का स्पीड इंक्रीज किया जाता है, तो यही था ना, फाई और एन। डीसी मोटर का स्पीड इंक्रीज करने पर बैक ईएमएफ बढ़ेगा और कुछ घटने वाला नहीं है, क्योंकि यही फार्मूला था। ये फार्मूला कहाँ से निकला है, यहाँ से निकला है, NPZ फाई अपॉन 60S है, जिसमें PZ में 60 कांस्टेंट होती है। तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड देखो, डीसी मोटर, स्पीड ऑफ डीसी मोटर इंक्रीज, तो क्या होगा, बैक ईएमएफ भी बढ़ेगा। बैक ईएमएफ डिक्रीज गलत बात है। करंट का इस फार्मूला में नामो निशान नहीं है। करंट घटेगा, कैसे घटेगा भाई, इसको बढ़ा रहे हैं तो इससे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। बताओ, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों गलत है, ए एंड बी दोनों क्या है, गलत है। ठीक है ना, दोनों क्या हो जाएगी, गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क टू फुल लोड टार्क इज लिस्ट मतलब कम, लिस्ट इन द केस ऑफ। बताओ, लिखा है रेशियो ऑफ स्टार्टिंग टार्क टू फुल लोड टार्क इज लिस्ट इन द केस ऑफ, किसमें न्यूनतम होता है, प्रारंभिक बड़ आघूर्ण और पूर्ण मतलब फुल टार्क किसमें न्यूनतम होता है, तो शंट मोटर में क्या होता है, इन सब का न्यूनतम होता है, इनका अनुपात क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक ना, शंट मोटर ऊपर देख लिए हैं, किस कांस्टेंट स्पीड, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज मोटर भी देख लिए हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर भी देखे हैं। आज कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर भी देखे हैं, किसमें बताएं यार, पंचिंग मशीन में यूज होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर बताओ, इसमें सीरीज फ्लक्स शंट फ्लक्स का सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा, और इसमें वही क्वेश्चन, शंट फ्लक्स सीरीज फ्लक्स का सपोर्ट करेगा कि विरोध करेगा, मैंने सब बताया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट ऑफ ए डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए क्या हो चाहिए, एक क्लोज लूप बनना चाहिए। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, क्लोज लूप बनना चाहिए। स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के लिए, एक क्लोज लूप हो। ठीक है, स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज, डीसी मोटर का स्पीड क्या है। एक क्वेश्चन देखो, केवल ना लैंग्वेज बदला है, कॉन्सेप्ट वही है, लैंग्वेज बदला है। तो किसके क्या होने चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5, यानी कि फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एयर गैप फ्लक्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है,
आर्मेचर शंटिंग मेथड, आर्मेचर शंटिंग मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इज प्रीफर ओवर आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड ड्यू टू, बताओ, बेटर स्पीड रेगुलेशन के लिए, बेटर स्पीड रेगुलेशन के लिए लिख रहा है डीसी, देखो डीसी शंट की तो स्पीड कांस्टेंट होती है, डीसी शंट मोटर की स्पीड तो कांस्टेंट होती है, उसके अपेक्षा आर्मेचर रेजिस्टेंस मेथड को क्यों प्रीफर किया जाता है, बेटर स्पीड रेगुलेशन के लिए, बेटर स्पीड रेगुलेशन के लिए। जो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड होती है, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, इसमें क्या होती है बताओ, इसमें क्या होती है, इसमें जो होती है टार्क क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें टॉर्क नियत होता है, टॉर्क नियत होता है, P बराबर क्या होता है, TN होता है ना, तो टॉर्क कांस्टेंट है तो N के समानुपाती होती है P, तो यानी कि इसमें एक तरफ से लीनियर ग्राफ मिलता है, क्या मिलता है, लीनियर ग्राफ मिलता है, लीनियर ग्राफ मिलता है, लीनियर ग्राफ क्या होती है, मिलता है। और इसकी जो स्पीड होती है ना, बेस स्पीड से कम स्पीड, बेस स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए, बेस स्पीड से बिलो स्पीड मतलब बेस स्पीड से कम स्पीड प्राप्त करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, ठीक है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में टार्क क्या होता है, नियत होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, यानी कि लीनियर ग्राफ मिलेगा, इसका स्पीड बिलो दो बेस स्पीड मतलब बेस स्पीड से कम स्पीड के लिए इसका यूज करते हैं। एक होता है फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड, फील्ड कंट्रोल मेथड में क्या होती है बताओ, इसमें टॉर्क कांस्टेंट होती है, तो इसे कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी बोलते हैं, इसे, इस मेथड को कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ना टॉर्क क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इसमें क्या होती है, पावर कांस्टेंट होता है, इसमें क्या होती है, पावर कांस्टेंट होता है, इसमें पावर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, इसमें पावर को कांस्टेंट रखते हैं, तो पावर कांस्टेंट इस फार्मूले से देखो P बराबर TN, तो पावर कांस्टेंट का मतलब T बराबर क्या हो जाएगा, 1/N, 1/N का मतलब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे वाले ग्राफ को कहते हैं हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, ठीक ना, ठीक ना, तो ये ना बेस स्पीड से ज़्यादा स्पीड प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, बेस स्पीड से ज़्यादा स्पीड प्राप्त करने के लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है, तो बेटर स्पीड रेगुलेशन के लिए प्रीफर करते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड को, ठीक है। एज द मोशन ऑफ आर्मेचर इंक्रीज बैक EMF, मोशन ऑफ आर्मेचर इंक्रीज, देख लो क्वेश्चन सारी के सारी एक ही पर, केवल क्वेश्चन क्या है, केवल बदला है तो भाषा, लैंग्वेज बदला है, सबका वही कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या बोला है, इफ द मोशन ऑफ आर्मेचर इंक्रीज, आर्मेचर मोशन ऑफ आर्मेचर यानी कि N को इंक्रीज कर रहा है, तो फार्मूला क्या है बताओ, NPZ phi/60 है, यही तो है, तो EV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi/N, क्योंकि PZ/60 ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट को हटाओगे तो यही बचेगा, तो आर्मेचर ऑफ क्या है, आर्मेचर ऑफ मोशन इंक्रीज, देखो यदि स्पीड इंक्रीज हो, मोशन मतलब गति, स्पीड इंक्रीज हो तो EMF क्या हो रहा है, EMF भी बढ़ता रहा है, EMF एक दूसरे के समानुपाती होती है, N की होती है और फाई की होती है, तो N बढ़ रहा है तो बैक EMF भी बढ़ेगा, बैक EMF बढ़ेगा यानी कि बैक EMF क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बैक EMF क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक ना, यदि फ्लक्स भी बढ़ता है तो बैक EMF क्या होता है, इंक्रीज होता है, स्पीड घटता है तो बैक EMF घट जाता है, ठीक है, अब तो समझ आ रही होगी ना, ठीक है। ए डीसी मोटर कन्वर्ट, डीसी मोटर क्या कन्वर्ट करेगा, डीसी मोटर देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, डीसी मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगर जो डीसी जनरेटर, अगर जनरेटर आ जाए ना, तो जनरेटर के केस में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में
कहने का मतलब इसे मैकेनिकल इनपुट देंगे तो इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा, कहने का मतलब ये हुआ। डीसी मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो मैकेनिकल आउटपुट देगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इन डीसी मशीन फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग यूज टू इम्प्रूव कूलिंग, रिड्यूस कॉपर लॉस, इंक्रीज द जनरेटर ईएमएफ और रिड्यूस द स्पार्किंग। तो फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग होती है ना, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग जो होती है ना, ये क्या कहता है, रिड्यूस स्पार्किंग को क्या कहता है, एक कम करता है। रिड्यूस स्पार्किंग को कम करता है, जिसके वजह से कापर की भी बचत होती है, कापर की भी बचत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू, बताओ, स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू फील्ड करंट। स्पीड ऑफ डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, फील्ड करंट के क्या होती है, प्रोपोर्शनल टू होती है। अब डीसी मोटर का मैंने फार्मूला वगैरह लिखा दिया है, ठीक ना, NPZ5/60 है। फील्ड करंट की वजह से फ्लक्स के भी क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, और डीसी मोटर की गति किसके बराबर होती है, फील्ड करंट के, गति जो होती है ना फील्ड करंट के क्या होती है, बराबर होती है। ये बैक ईएमएफ भी N के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इन ए डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल बाय वेयरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइड ए, बताओ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। आर्मेचर सर्किट, जो आर्मेचर, देखो अभी इसी को पढ़ा है ना, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, एकदम डायरेक्ट कंसेप्ट आता है कंसेप्ट पर। इसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट ड्राइव क्यों कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में ना जो टार्क होता है ना कांस्टेंट होता है, टार्क जो होता है ना कांस्टेंट होता है, इसलिए इस मेथड को कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी बोलते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक ना, P बराबर Tn, यानी कि T हमारा क्या है, कांस्टेंट है। T हमारा क्या है, कांस्टेंट है। T हमारा कांस्टेंट है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, यानी कि लीनियर ग्राफ देता है, ऐसे कुछ ग्राफ देगा लीनियर, ठीक ना, लीनियर ग्राफ देगा ऐसे, मतलब कि एक रेशियो में बढ़ाएंगे दूसरे रेशियो में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक ना, लीनियर ग्राफ दे रहा है। ठीक ना, और इसमें इसकी स्पीड बिलो द स्पीड, बेस स्पीड से नीचे स्पीड के लिए, यूज किया जाता है, बिलो द बेस स्पीड। और दूसरा होता है फील्ड कंट्रोल मेथड। इसमें क्या होती है, पावर कांस्टेंट होती है, इसमें पावर कांस्टेंट होती है। ठीक है ना, पावर कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, P बराबर Tn, एक कांस्टेंट का मतलब T बराबर 1/n। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है ना, ए बिलो द बेस स्पीड से एबव द बेस स्पीड के लिए, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है बताओ, आर्मेचर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव बोलते हैं आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस प्रोवाइड को। ठीक है, यहीं तक कैसा लगा क्लास, आप लोग कमेंट करना। और जो भी क्वेश्चन आज रिकॉल करने के लिए, देखो आपको बताता हूँ, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बताना पूरी पॉइंट A to Z। फील्ड कंट्रोल मेथड क्या होता है, फील्ड कंट्रोल मेथड क्या होता है, 2 क्वेश्चन बताना, दोनों इम्पॉर्टेंट है। हालांकि MCQ पूरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं एग्जाम में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट आपको जानना है, और एक कॉन्सेप्ट से अलग अलग भाषा के रूप में बदल के बहुत सारे क्वेश्चन को एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हमें ये नहीं कि क्वेश्चन रटना है, ठीक है ना, रटना नहीं है, हमें उसे समझना भी है क्वेश्चन। बस यहीं तक, थैंक यू सो मच।